क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस का जो मेंस का पेपर है उसका जो स्पेशल पेपर 5 और पेपर 6 है वो हमारे चैनल द्वारा कराया जा रहा है। तो आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक जब देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है आपको उसका आइडिया होगा। तो याद रखिएगा, इसमें हम माइंड मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैपिंग पर आधारित ही सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे टॉपिक की ओर। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 6 में ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का स्पेशल ज्योग्राफी है, स्पेशल जो भूगोल है, वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन प्री एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो वो 9 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ किन फसलों का उत्पादन होता है, वहाँ की जलवायु कैसी है। ये क्वेश्चन लिखने को आता है 150 वर्ड में, कभी कभी 200 वर्ड में लिखने को आएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश की बात हो रही है, ना कि जलवायु प्रदेश की बात हो रही है। जलवायु प्रदेश अलग होता है और कृषि जलवायु प्रदेश अलग होता है, क्योंकि अलग अलग जो कृषि जलवायु प्रदेश होते हैं उनकी अपनी क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु, वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की आर्द्रता सब अलग अलग होती है। इसीलिए हमें कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में जानना है। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें हम भूमिका बताएंगे, भूमिका के बाद हम क्या बताएंगे इसमें कि कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, और एक हम मैप बना करके इस क्वेश्चन को हम अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। तो लिखा है, भूमिका में लिखा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भूमिका में लिखा है कि जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समय के मौसम संबंधी दशाओं और उनमें परिवर्तन का योग है। कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन आदि कारकों को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हम मृदा के प्रकार, जो कृषि जलवायु प्रदेश होते हैं उनमें किसी किसी गणना होती है। तो मृदा के प्रकार, वहाँ कितनी वर्षा हो रही है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का जल और वहाँ का जो मानव संसाधन अर्थात मानव की गतिविधियाँ हैं, हम सबको कंसीडर करके ही उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखने के बाद एक हम उत्तर प्रदेश का कृषि जलवायु प्रदेश का एक हम मैप बना देंगे। अब आप मैप देख रहे होंगे कि कृषि जलवायु प्रदेश का ऐसे ही आपको मैप बनाना पड़ेगा, उससे आपको नंबर अधिक मिलता है। तो ये आपका जो ये तराई का बेल्ट है, तो जो तराई में जलवायु पाई जाती है वो जलवायु, याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि बुंदेलखंड में वो जलवायु पाई जाए। प्रदेश एक ही है, एक ही प्रदेश होने के बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, जैसे आपका लिखा है तराई क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तराई क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है, तराई क्षेत्र की मिट्टी क्या है, और तराई क्षेत्र में किन फसलों का उत्पादन होता है, यही किसी जलवायु प्रदेश की अपनी एक अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, दूसरा पश्चिमी आपका मैदानी क्षेत्र है, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। मध्य मैदानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और आपका बिंद क्षेत्र है। इतने जलवायु प्रदेश में, कृषि जलवायु प्रदेश में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो आपको मैप बना करके इन चीज़ों को हमें अच्छे से दिखाने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक एक करके बात करते हैं। पहला आपका है तराई क्षेत्र। तो इस क्षेत्र की जलवायु अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण है। यहाँ औसत वर्षा 115 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से दोमट तथा मटियार दोमट अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और उदाहरण बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत आदि का जो क्षेत्र है, पूरा तराई का क्षेत्र है, वहां पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है, ऐसा जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा
एक बात और बात करते हैं, इसमें हम अब ऐड क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लोगों को नहीं बताया है कि मैं ऐड कैसे करना है, यहाँ क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो तराई क्षेत्र है, याद रखिएगा, वहाँ की मुख्य फसल कौन सी है, तो मुख्य फसल यहाँ की चावल है, तो हम चावल लिखेंगे। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, गन्ना है, हम गन्ना लिखेंगे। तो ये सब हमें वहाँ पर बताना पड़ेगा कि उस जलवायु में कौन सी कृषि विशेष रूप से होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बताएंगे वहाँ पर। दूसरा आपका है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु भी उपोष्ण है, किंतु औसत वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ तक मानसून नहीं पहुँच पाता है जितना पहुँचना चाहिए। इस क्षेत्र में दोमट जो है, मटियार दोमट के साथ बलुई मृदा भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए बागपत, गाजियाबाद, हापुड़। अब आगे हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें बताएंगे कि यहाँ पर गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर किसी खेती होती है, गन्ना की खेती होती है। इसी क्षेत्र में कपास का भी जो है उत्पादन किया जाता है। हम यहाँ पे उदाहरण के साथ दे सकते हैं कि किस जलवायु प्रदेश में कौन सी फसल होती है। ठीक है, फिर आते हैं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है आपका, तीसरा नंबर पे है। तो यहाँ क्या रखेगा, रेतीली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मुख्य फसल है चावल, गेहूं, गन्ना और अमरोहा, संभल, बदायूं आदि जिले इसमें शामिल है। और यहाँ की जो वर्षा होती है वो याद रखिएगा 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपका मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो गया। दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है, खासकर मथुरा आगरा वाला जो क्षेत्र है, तो इसकी जलवायु अर्ध शुष्क होती है। यहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उदाहरण मथुरा, आगरा आदि का क्षेत्र हो गया। और इस क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है, तो गन्ना। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है, तो आलू। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है, तो गेहूं। ये हम वहां पर लिखेंगे, तब हमको नंबर मिलेगा। उदाहरण के साथ लिखना है आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को बताने के लिए ही नहीं लिखा है कि इससे आपको ध्यान रहे कि हमें ये चीज़ें यहाँ पर भी ऐड करनी है। तो मौसम कैसा होना चाहिए वहाँ का, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और वहाँ कौन फसल होती है, या कौन कौन जिले वहाँ शामिल हैं, इसी चीज़ को हमें वहाँ पर बताना होता है। ठीक है, फिर आपका है मध्य मैदानी क्षेत्र। जैसे आपका हम बात करते हैं अवध का क्षेत्र, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण होती है। यहाँ चिकनी दोमट और बलुई दोमट पाई जाती है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, इसके अलावा बात करते हैं तो आपका लखनऊ, ये जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है, ये आपका मध्य मैदानी क्षेत्र में आता है। और यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है, तो गन्ना। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं। यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है, चावल। ये सब यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं। ये आपको लिखना होगा। फिर आपका है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की जलवायु अर्ध शुष्क है। औसत वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। मृदा यहाँ पर मार और पड़वा मिट्टी पाई जाती है। वहाँ पर ये अपना इसका अलग नाम है, लेकिन याद रखना यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी को यहाँ पर इसी स्थानीय नाम से जानते हैं, तो उसको हमें वहाँ पे लिख सकते हैं, और ज़्यादा जो है इफेक्टिव रहेगा। इस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं कौन सी यहाँ पर फसल पैदा होती है, तो यहाँ की फसल होती है मोटे अनाज। क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है तो यहाँ मोटे अनाज की खेती होती है। यहाँ पर चने की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में। और आपको पता होगा कि चने की जो खेती की जाती है उसमें सिंचाई नहीं होती है, एक बार सिंचाई कर सकते हैं। अगर हम सिंचाई बार बार करते हैं तो चने में फसल नहीं लगेगी, मतलब उसमें फल नहीं लगने वाला है। तो याद रखना, फूल नहीं आएंगे, क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब। इसीलिए चने की जो सिंचाई वहाँ की, मतलब बुआई वहाँ होती है जहाँ पानी की आवश्यकता कम हो या पानी नहीं होता, वहाँ भी चना हो सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जिले कौन कौन से आते हैं, ललितपुर, झांसी, महोबा आदि। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो जलवायु यहाँ की समशीतोष्ण है। औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर। मृदा रेतीली और जलोढ़ मिट्टी है। गोरखपुर, गोंडा, बस्ती का जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र है। और यहाँ फसल कौन सी होती है, तो यहाँ फसल होती है चावल। इस क्षेत्र में फसल होती है जूट। इस क्षेत्र में फसल होती है गन्ना। ये याद रखना, ये मुख्य फसल किस क्षेत्र के हैं, तो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र का है। तो ये हमें वहां पर लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जलवायु समशीतोष्ण है। औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर। मृदा सिल्ट, दोमट, मटियार, बलुई दोमट है।
देवरिया, बलिया और गाजीपुर का जो क्षेत्र है, और यहाँ भी चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। चावल और देवरिया में गन्ने की खेती की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं बिंद क्षेत्र आपका है, यहाँ 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है बिंद क्षेत्र में, खास करके मिर्जापुर और सोनभद्र का जिला है। यहाँ औसत तापमान 45 डिग्री से तक चला जाता है कभी कभी, और सोनभद्र और मिर्जापुर का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चावल की खेती यहाँ पे ज़्यादा की जाती है। चावल के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो है कुछ क्षेत्रों में गेहूं की भी खेती होती है, और यहाँ गन्ने की खेती जो है बहुत नाम मात्र की जाती है। यहाँ गन्ने खेती बहुत कम होती है, ठीक है, तो याद रखना। और इसके अलावा मोटे अनाजों की खेती भी यहाँ की जाती है। तो उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, जो 9 किसी जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ये आपको लिखना पड़ेगा, आपको मैप बना करके ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि 9 जलवायु प्रदेश के जो है मैप आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार जब मैप बनाएंगे तो उससे आपको वो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश स्पेशल ज्योग्राफी में क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 6 और पेपर 5 इसीलिए जो है लोग कठिन मानते हैं, क्योंकि उसका जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जो बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज में सारा क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहा हूं। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, आप देख सकते हैं लिखा है, उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान कीजिए। इसमें हमें क्वेश्चन 2 तरीके से लिखना है। पहले हमें उत्तर का प्रारूप में पहले हमें क्या बताना होगा, भूमिका बताना होगा, ठीक है। अर्थात हम भूमिका में मृदा अपरदन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देंगे। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन जब मिट्टी का बहाव जो होता है उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं, जो जल और वायु द्वारा होता है। जल व वायु द्वारा ही मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन जो होता है वो अवनालिका की तरह हो सकता है, परतदार हो सकता है, कई तरह का हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रभावित क्षेत्र बताना है। तो दूसरा हम क्या बताएंगे, प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। तो प्रभावित क्षेत्र बताएंगे तो प्रभावित क्षेत्र का हमें मैप भी बताना पड़ेगा। तो हम क्षेत्र भी बताएंगे और मैप भी बताएंगे। फिर क्या कहा जा रहा है उत्तर में, उत्तरदायी कारणों की पहचान भी करनी है कि इन क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है उसके पीछे कारण क्या है। हम कारण बताएंगे और फिर हम निष्कर्ष बताएंगे, तब जाकर के हमारा यह क्वेश्चन क्या होगा, पूरा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि जल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल और वायु द्वारा मृदा के कटाव के कारण मृदा अपरदन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मृदा का जो कटाव होता है, चाहे अवनालिका की तरह हो, चाहे ऊपर से मिट्टी बह जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं, जो जल और वायु इसी द्वारा होती है। इससे मृदा की सबसे ऊपरी सतह जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है का क्षरण हो जाता है। आपको पता होगा कि मिट्टी का जो सबसे ऊपरी भाग है उसी में खेती की जाती है और वही उपजाऊ होता है। अब ये उपजाऊ मिट्टी अगर जल द्वारा और वायु द्वारा अगर हट जाएगी, कट जाएगी, तो मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे किसानों के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन को रोका जा सके। पेड़ों के जो है खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे मिट्टी कटाव ना होने पाए और उपजाऊ मिट्टी नष्ट ना होने पाए, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बनने में काफी समय लगता है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम आंसर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन किन क्षेत्रों में होता है, हम यहाँ पर आप मैप बना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, हम मैप भी बनाएंगे और उनके बारे में लिखेंगे भी। तो याद रखिएगा, जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ परत अपरदन होता है, अर्थात वायु के द्वारा। यहाँ पर आपका जो वायु अपरदन यहाँ भी होता है, खास करके हवाओं के द्वारा। और याद रखिएगा, जो परत अपरदन होता है ये हवा द्वारा भी होता है, अर्थात वायु द्वारा भी होता है, और ये जल द्वारा भी होता है। लेकिन जो आपका मथुरा का क्षेत्र है, आगरा का क्षेत्र, अलीगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे लू बहुत तेज चलता है, क्योंकि राजस्थान सटा हुआ है, तो यहाँ पे वायु अपरदन बहुत होता है। बुंदेलखंड में पानी जो गिरता है वो बहुत तेजी से नीचे की ओर बहता है, इसीलिए यहाँ अवनालिका अपरदन बुंदेलखंड की बहुत बड़ी समस्या है। जो आपका तराई का क्षेत्र है
और आपका जो ये वाला क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ प्रभावित अपर्दन होता है। जब बाढ़ आती है तो ऊपर की मिट्टी कट जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ मृदा अपर्दन के जो क्षेत्र हैं, हम जब मैप बना करके उसको प्रेजेंट करेंगे तो हमें नंबर ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए हमें इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से लिखने का प्रयास करना है। तो लिखा है उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन के विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्र हैं जो निम्न भू आकृतियों के अधीन है, जैसे भाभर और तराई क्षेत्र। तो जो आपका भाभर तराई क्षेत्र किसको कहते हैं, ये आपका जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, भाभर और तराई का क्षेत्र कहते हैं। ये पूरा, तो ये पूरा एक आपकी पट्टी कौन सी है, भाभर की है, और दूसरी पट्टी कौन सी है, तराई की है। तो तराई और भाभर क्षेत्र में क्या है, मृदा अपर्दन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि जो है आपका भाभर और तराई क्षेत्र जलीय अपर्दन से प्रभावित है। आपका जो भाभर और तराई क्षेत्र है वह जलीय अपर्दन होता है, जल द्वारा मिट्टी का कटाव हो जाता है, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, कुशीनगर आदि। तो हम जिलों के उदाहरण भी देंगे, जितना हम जिलों के उदाहरण देंगे उतना हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांग होता है। हम उदाहरण के साथ हमें आंसर देना ही पड़ता है, तभी हमें नंबर ज्यादा मिलता है। चंबल नदी घाटी का क्षेत्र जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है, जैसे झांसी, इटावा, जालौन आदि। ये यू और वी सुरंग के आकार की होती हैं। और अवनालिका अपर्दन कैसा होता है आप मैप पे देख रहे होंगे, तो ये अवनालिका अपर्दन ऐसे ही होता है। ठीक है, खासकर कहाँ होता है, तो चंबल नदी के क्षेत्र में होता है। चंबल और उसकी सारी नदियां करती हैं बुंदेलखंड में होता है, जिसे हम चंबल का बीहड़ कहते हैं। तो बीहड़ अवनालिका अपर्दन का ही परिणाम है। ठीक है, तीसरा जो आपका क्षेत्र है खादर का क्षेत्र है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो आपका खादर क्षेत्र, क्योंकि वहां खादर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो बाढ़ अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है। उदाहरण बाराबंकी, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मथुरा आगरा जो क्षेत्र है यहाँ पे वायु अपर्दन होता है। तो यहाँ वायु अपर्दन से प्रभावित ये क्षेत्र है, जो आपको भी अपने मैप पे आपको मैंने बताया था। ठीक है, परत अपर्दन, यहाँ पर आपका समतल खेतों में उर्वरता धीरे धीरे कम होती है। उदाहरण बुलंदशहर, बदायूं, लखनऊ आसपास का क्षेत्र है, यहाँ मृदा अपर्दन की समस्या ज्यादा होती है। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारण क्या है, हमें कारणों को देखना होगा। तो जब कभी भी कारण इस तरह का दिखाई दे तो हमें हमेशा दो कारणों पे बात करनी है। एक आपका मानवीय कारण और दूसरा आपका कौन सा है, प्राकृतिक कारण। हम मानवीय और प्राकृतिक कारणों के आधार पर ही हम जब आंसर लिखते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सारी आपदाएं जो आती हमारे यहाँ है उनमें मानव का हस्तक्षेप तो होता ही है, लेकिन प्रकृति का भी हस्तक्षेप होता है। तो हमें दोनों को लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया है, मानवीय कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से मानवीय कारणों की वजह से ऐसी जो है आपदाएं आती हैं। जैसे वनों की कटाई, अवैध रूप से मानव जो है वनों की कटाई करता है, जिस वजह से मृदा अपर्दन घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि मिट्टी का कटाव के लिए जो है जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, और जब पेड़ नहीं रहेगा तो मिट्टी कटेगी ही। अति पशुचारण, जिन क्षेत्रों में पशुचारण अधिक होता है वहां की मिट्टी मुलायम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो पशु के जो पैर होते हैं, जो खुर होते हैं, वो मिट्टी को जब जहां जहां वो चलते हैं वहां वहां गड्ढे बनाते चले जाते हैं, जिससे मिट्टी वहां ऊपर की मुलायम हो जाती है, और जब बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है। अवसंरचना निर्माण कार्य, हमारे यहाँ बहुत सारे अवसंरचना निर्माण कार्य होते हैं, जैसे सड़क बना रहे हैं तो जहां से मिट्टी की आवश्यकता होती है मिट्टी को निकाल लेते हैं, बाकी और जमीन वैसे ऊबड़ खाबड़ बनी रहती है, उससे भी मृदा अपर्दन होता है। क्योंकि पानी जो होता है वो अपना हमेशा मार्ग ढाल के अनुसार बहने का प्रयास करता है। खनन कार्य, हम जैसे जो है बुंदेलखंड में खनन कार्य कर रहे हैं, हमने जो है कोई खनिज निकाल लिया, खनिज निकाल करके हम उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तो उस क्षेत्र में पानी जब भरेगा तो आसपास की मिट्टी के कटाव के साथ बहेगा, तो जाहिर सी बात है मृदा अपर्दन होगा ही। अत्यधिक सिंचाई, जब अत्यधिक हम सिंचाई करते हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या देखने को मिलती है, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परतदार जो है अपर्दन ज्यादा होता है। तो मानव भी जिम्मेदार इसके लिए है, तो उसके साथ साथ प्रकृति भी जिम्मेदार है। लिखा है बाढ़ और अत्यधिक वर्षा,
बाढ़ और अत्यधिक वर्षा होने की वजह से तराई क्षेत्र में जलीय अपर्दन बहुत ज्यादा होता है। जब पानी बहुत मूसलाधार बरसता है, देखा होगा ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल कट जाती है। ठीक है। वायु अपवाह, उदाहरण मथुरा और आगरा, इन क्षेत्रों में जब पानी हवा बहुत तेज चलती है तो जो मिट्टी होती है वो उड़ करके चली जाती है, तो उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाती है, वहां पर कम हो जाती है। जल कंपन भी एक समस्या हमारे यहाँ देखा जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है मृदा अपरदन की घटनाएं होती हैं। ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मृदा अपरदन घटनाएं होती हैं। हम इसको लिखने के बाद जब हम निष्कर्ष लिखेंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो वस्तुतः मृदा अपरदन से प्रभावित मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है अपरदित हो जाती है, जिससे उस क्षेत्र की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, तो वहां पे फसल पैदावार कम होती है। तो मृदा अपरदन हमारे उत्तर प्रदेश की, हमारे जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हमें निपटना होगा, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, सरकार द्वारा भी प्रयास करना होगा और आम जनता द्वारा भी। तो सामाजिक वानिकी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है, जिससे मृदा अपरदन को रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जब किसान अपने खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगाते हैं तो मिट्टी का कटाव क्या होता है, कम होता है, जिससे जो है क्या होगा, उससे पैदावार भी अच्छी होती है और मिट्टी हमारी जो है नष्ट नहीं होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसको ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो बिल्कुल मैप के आधार पे हमें एक चीज को बताना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मृदा अपरदन का प्रभाव क्या होता है इस पे भी बात कर लेते हैं कि मृदा अपरदन का प्रभाव क्या होता है। तो सामाजिक प्रभाव होता है, जैसे गरीबी, भुखमरी, प्रवास की समस्या आ जाती है, विस्थापन की समस्या आदि आ जाती है, जिसे बुंदेलखंड में देखा गया है। आर्थिक नुकसान क्या होगा, शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों के बढ़ने से कृषि क्षेत्र में क्या होता है, कमी आती है। यह प्रभाव होता है मृदा अपरदन का। क्षेत्रीय आर्थिक विषमताएं पैदा हो जाती हैं, जिन क्षेत्रों में जो है मृदा अपरदन होता है वहां कृषि कम अगर होगी तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक जो है क्या है, असमानता पैदा हो जाती है, क्षेत्रीय स्तर पे असमानता हो जाती है। जहां मृदा अपरदन नहीं होता वहां ज्यादा विकास होता है, जहां मृदा अपरदन ज्यादा होता है कम होता है वहां पे ये समस्या। तो अलग अलग चीजें होती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, जैसे जैव विविधता का ह्रास होता है, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। भूमिगत जल स्तर का गिरना होता है, ये भी एक समस्या होती है। अतः मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है, जिसका कार्य उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा किया जाता है। तो भूमि सुधार निगम द्वारा ही उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन को रोकने के लिए अलग अलग विधियों का जो प्रयोग होता है, इसको हमें अच्छे से जानना है, इसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है बुंदेलखंड। आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड से क्वेश्चन पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र खनिज संपदा में संपन्न होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से विपन्न क्यों है, मतलब कमजोर क्यों है, आर्थिक दृष्टि से वहां कमजोर क्यों है। आपको पता होगा कि बुंदेलखंड में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे पूरे पूरे भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लेकिन यह राज्य गुजरात, महाराष्ट्र की अपेक्षा पीछे क्यों है। वही सेम क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, फिर भी आर्थिक रूप से ये क्षेत्र पीछे क्यों है, ये हमें बताना है। आर्थिक रूप से पीछे का कारण हमें खोजने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भूमिका बताएंगे और भूमिका के बाद हम उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र बनाएंगे। तो भूमिका में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें झांसी, जालौन, बांदा, महोबा और चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर आदि जिले आते हैं। और इन सभी जिलों में जब आप प्री एग्जाम में पढ़ते हैं यूपी स्पेशल, तो इन्हीं जिलों में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ का क्षेत्र ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का उत्तरी विस्तार है, किंतु औद्योगिकरण के अभाव के कारण इस क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड पिछड़ा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तराई क्षेत्र पिछड़ा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुलना करके क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा विकसित है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश कम विकसित क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही बुंदेलखंड में अगर संपदाएं खनिज संपदा है फिर भी बुंदेलखंड पीछे क्यों है।
तो आपको पता होगा बुंदेलखंड, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताएंगे कि बुंदेलखंड में कौन कौन से खनिज किस जिले में पाए जाते हैं, तो थोड़ा हमें वहाँ एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में खनिज वितरण को देखा जाए तो सिलिका चित्रकूट और बांदा में सैंड, पायरोफिलाइट ललितपुर झांसी हमीरपुर महोबा में, ग्रेनाइट ललितपुर में, कोयला सोनभद्र में, यूरेनियम ललितपुर में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका तांबा ललितपुर में, जिप्सम झांसी ललितपुर महोबा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इन जिलों में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन ये जिले सबसे पीछे हैं उत्तर प्रदेश के, ये भी बता देते हैं क्यों। अब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है खनिज संसाधन की प्रचुरता के बावजूद बुंदेलखंड आर्थिक रूप से विपन्न क्यों है, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर क्यों है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट क्या है। अब आंसर को हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल पॉइंट में लिखेंगे, तो आप सारी बातों को लिख लेंगे, आपका क्वेश्चन का शब्द रिपीट नहीं होंगे, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी, हमें लिखने में आसानी। खनन ठेकेदारी में पारदर्शिता का अभाव यहाँ पाया जाता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। खनन क्षेत्रों में ठेकेदारी जो है पारदर्शी नहीं होती है, लोग पैसे के बल पर लोग जो है ठेका ले लेते हैं, और फिर जो है ठेके जब खनन का होता है तो जो नियोजित खनन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। महत्वपूर्ण और गौण खनिजों के खनन में खनन माफिया काम करते हैं, तो खनन माफिया की वजह से सरकार को आय नहीं मिलती है, जो सरकार को आय मिलनी चाहिए, वो अलग दूर दराज का क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंच पाते हैं, और ये माफिया लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं उनको बेच लेते हैं। तो सर उत्तर प्रदेश को जो है, और खास करके बुंदेलखंड के जो विकास के में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। स्थानीय लोगों की खनन में हिस्सेदारी का अभाव होता है, स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार नहीं मिलता है। अगर खनन क्षेत्र हो रहा है तो मशीनों से हो रहा है, या माफिया जो भू माफिया लोग हैं, खनन माफिया लोग हैं, वो बाहर से लोगों को लाते हैं, काम कराएंगे, तो स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार कम मिलता है। तो वहाँ जब रोजगार नहीं मिलेगा तो उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास कैसे होगा। शोध और लक्षित संस्थाओं का खनन क्षेत्र में यहाँ अभाव है, कोई ऐसा जो है वहाँ पे शोध केंद्र नहीं है जो ऐसे काम कर सके कि जहाँ खनन हो उन क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए। आधारभूत संरचना की कमी के से उद्योग खनन संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, मतलब आपको पता होगा कि जहाँ कच्चा माल होता है वहीं उद्योग लगाए जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में अवसंरचनात्मक कमी है, वहाँ पे सड़क ही नहीं है, जल की पर्याप्त सुविधा नहीं है, बाजार नहीं है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनियां वहां पे उद्योग कैसे लगाएंगी कच्चा माल होते हुए भी। तो कच्चा माल वो इसीलिए ले आते हैं, दूर लाके फैक्ट्री लगाते हैं। तो अवसंरचनात्मक जब कमियां होंगी तो उद्योग लगाए नहीं जाएंगे, और जब उद्योग नहीं लगेंगे तो जाहिर सी बात है बुंदेलखंड पीछे रहेगा ही। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुशल श्रम का अभाव है, यहाँ के जो श्रमिक है वो कुशल नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ भी जो है खनन क्षेत्र विकास में जो है प्रमुख बाधा है, ये तमाम बाधाएं हैं जिनकी वजह से बुंदेलखंड हमारा क्या है, पीछे चला गया है, वहां पर खनिज के होते हुए भी, ठीक है। अब हम लोग आर्थिक सशक्तिकरण के द्वारा बुंदेलखंड का जो है विकास कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कौशल प्रबंधन संस्थान की गुणवत्ता में वृद्धि करनी चाहिए क्षेत्रों में। राज्य खनन नीति 2017 का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन इस क्षेत्र में होना चाहिए, जो उसमें नियम बनाए गए। तो नियम क्या है ये भी बता दूंगा मैं आगे। बुंदेलखंड की हिस्सेदारी के लिए लक्ष्यीकरण पर बल देना चाहिए, खास करके लक्ष्य आधारित काम करना चाहिए जिससे बुंदेलखंड का विकास हो सके। बुंदेलखंड सम्मेलन के परिचालन, याद रखिएगा बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट के सम्मेलन होना चाहिए जो है याद रखना, और रखरखाव के साथ इस क्षेत्र की रेल लाइनों के विद्युतीकरण और अवसंरचना निर्माण पर बल देना चाहिए। जब तीव्र गति से परिवहन व्यवस्था वहां पे होगी तो वहां का विकास होगा। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बनाया गया, वहां पर रक्षा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अपने आप पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा जिला खनिज फाउंडेशन के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि खनन से प्रभावी लोगों का उद्धार किया जा सके। जैसे महोबा और ललितपुर जैसे जिलों में इनकी निष्क्रियता निंदनीय है। तो अपने आप पे सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिनको हमें एक्टिव करने की जरूरत है। खनन नीति 2017 के समय राज्य का राजस्व 1.85% था, जिसको 5 वर्षों में 3
50% किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जो प्राप्त नहीं हो सका है। अतः आर्थिक रूप से कुशल नीति की हमें आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड के लिए योजनाएं हम बनाते हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो जो नीति बनाई गई थी, वो नीति का जो अचीवमेंट था वो भी नहीं हो पाया। तो इस पर हमें समीक्षा करने की जरूरत है। हमें बार बार समीक्षा करके पता लगाना चाहिए कि आखिर अचीवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, जिस पर सरकारें काम नहीं करती हैं। सतत रूप से संसाधनों के उपयोग पर बल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो संसाधन है उनका उचित उपयोग करना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए। जो वहाँ पे जो भू माफिया हैं, वहाँ जो खनन माफिया हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए, कानून को वहाँ सख्त करना चाहिए। खनन नीति के मूल मंत्रों को लागू किया जाना चाहिए, जो उसके मूल मंत्र हैं। तो याद रखना, जो खनन नीति है उसके मूल मंत्र हैं क्या, अगर इसको हम लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए फायदा होगा। जैसे भागीदारी, या भागीदारी का मतलब ये हो गया कि स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, रोजगार जिससे लोगों को मिले, सरकार को मिले। उत्तरदायी हो, कौन संस्था उसके प्रति वो उत्तरदायी होनी चाहिए, उस जवाबदेही होनी चाहिए। प्रभावी, योजना प्रभावी तरीके से लागू है या नहीं है। पारदर्शिता होनी चाहिए, खनन का ठेका किसको दिया गया, खनन कितना निकल आ रहा है, कितना खनन हो रहा है, कैसे हो रहा है। समता, सबको समानता के आधार पर देखना होगा। और कानून का राज्य होना चाहिए, न कि गुंडा राज्य होना चाहिए। जब तक कानून का राज्य नहीं होगा तब तक जो है समाज अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें जो है इन सब चीजों को पालन करना है। जो उत्तर प्रदेश की खनन नीति 2017 के मूल मंत्र थे, इन मूल मंत्रों को लागू करना होगा। लेकिन ये मूल मंत्र केवल किताबों में है, लागू करने में अभी भी हमारी सरकारें पीछे चल रही हैं। ठीक है। इसके अलावा आम सहमति बहुत जरूरी है। आम सहमति के बिना हम जो खनन माफिया है उनको नहीं पकड़ सकते हैं। जब तक हम वहाँ के लोगों में विश्वास नहीं जगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो भी उसी में शामिल हैं। खनन माफिया के साथ उनको भी पैसा मिल रहा है, इसीलिए आम जनता जो है ऐसे लोगों के प्रति जो है सरकार को कोई चीज बताती नहीं है। तो हमें विश्वास जगाना पड़ेगा वहां पर। तो आम सहमति भी जरूरी है। और फिर निष्कर्ष लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए, अर्थात उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आपको पता होगा कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है ये बताना है। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, जिसे हम भाबर और तराई का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। तो पहले हम क्या बताएंगे, पहले हम भूमिका बताएंगे। भूमिका के बाद हम भारत के क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करेंगे, और फिर हम भाबर और तराई को बताएंगे, तब हमारा आंसर पूरा होगा। तो भूमिका क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का विशाल भूभाग है। आपको पता होगा गोंडवाना लैंड का ही भाग है जो आकर के यूरेशियाई प्लेट से टकराया था, जिसके उत्तर में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण में विंध्याचल श्रेणियां विद्यमान हैं। तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा 2 पहाड़ियों के बीच में है। जैसे हम आपका एक मैप बना के बताते हैं तो समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले बता देते हैं। लिखा है कि प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर यमुना, पूर्वी सीमा पर गंडक नदी तथा मध्य भाग में गंगा और उसकी सारी नदियां बहती हैं। इन्हीं स्थलाकृतियों विभिन्नताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो अगर मैप बनाते हैं, मैप पहले बना भी है, लेकिन मैं मैप पहले बना करके आपको थोड़ा बता देता हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे आपका ये उत्तर प्रदेश का अगर हम मैप बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश का मैप बनाना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उत्तर प्रदेश का मैप आप आसानी से बना सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो है क्या है, तो आपको याद रखिएगा आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो यहां क्या हो गया, आपका शिवालिक हो गया। और दक्षिण में क्या है, विंध्य पर्वत है आपका। एक तरफ नदी है यमुना नदी है, एक तरफ आपका गंडक नदी है। तो उत्तर प्रदेश के 2 तरफ नदियां हैं और 2 तरफ पर्वत है, उसी के बीच में उत्तर प्रदेश है। तो आप ऐसा मैप बनाएंगे तो लगेगा एग्जामिनर को कि आपको चीजें आती हैं। अब आपका जो ये पहला जो भाग है आपका, ये भाबर का मैदान है। भाबर का मैदान कैसे बनता है, जब नदियां हिमालय से उतरती हैं तो बड़े बड़े पत्थर ला करके बिल्कुल पत्थर ये
पर्वत के जो है नीचे छोड़ देती हैं, नदियां यहाँ लुप्त हो जाती हैं। तो इस पूरे जो जहाँ पत्थर का जो ढेर पड़ा हुआ है, जो नदियां लेके आई हैं पहाड़ों से, उसको हम भाबर कहते हैं। तो पहला जो भाग है ये भाबर हो गया। नदियां जहाँ पुनः निकलती हैं तो वहाँ दलदल का निर्माण करती हैं, तो दूसरा जो क्षेत्र हो गया वो तराई क्षेत्र हो गया। इसके बाद आपका मैदानी क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है ये आपका पठारी क्षेत्र हो गया, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को याद रखना का भाबर, तराई, मैदान और आपका पठारी क्षेत्रों में बांटा गया है। ये मैंने मैप बनाया, ये मैप बना भी है। ठीक है, अब जरा मैप आप देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ये आपका मैप बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो पहला भाग है ये पूरा जो आपका सबसे नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं तो सबसे नॉर्थ में मैंने बताया अभी शिवालिक क्षेत्र है। इसके बाद आप देख सकते हैं शिवालिक के दक्षिण में ही सबसे पहला जो पट्टी है ये भाबर की है, और भाबर का जो मैदान है बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे खेती नहीं हो सकती है इस क्षेत्र में, याद रखिएगा, यह नदियां लुप्त हो जाती हैं। फिर तराई क्षेत्र आता है, और तराई क्षेत्र में दलदल होता है, तो तराई क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में बहुत सारे पर्यावरणीय यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क और आपका जो है उत्तर प्रदेश के पार्क बनाए गए हैं। इसी क्षेत्र में बात करते हैं तराई क्षेत्र में, तो चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र में जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इस क्षेत्र में गन्ना की खेती होती है। आपका जो उत्तर का मैदानी गंगा का जो मैदान है ये आपका उत्तर के विशाल मैदान में, और आपका जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? जब तक हम मैप बना करके इनको नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिनर हमको नंबर नहीं देगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश को 4 जो भौतिक भागों में बांटा गया है उनके विवरण भी देना पड़ेगा, और चारों को मैप बनाना पड़ेगा। तो सबसे उत्तर में भाबर है, फिर आपका तराई, फिर गंगा का मैदान, और फिर आपका दक्षिण का पठारी भाग है। यही उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन है। तो ये हमें मैप पे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भाबर और तराई के बारे में बताना है, तो हम पहुंच जाएंगे सीधे भाबर में। तो लिखा है यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। तो शिवालिक के दक्षिण में क्या है? आपका जो है भाबर का क्षेत्र है, जिसका निर्माण बड़े बड़े जो है बोल्डरों के कंकड़ पत्थरों से हुआ है। यहाँ जो है नदियां अदृश्य हो जाती हैं, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये भाबर का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ नदियां जब नीचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो बड़े बड़े पत्थर ला करके वहां पर छोड़ देती हैं, क्योंकि उसके आगे वो पत्थर बह नहीं सकता है, ढाल खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक फैला हुआ है। आप ये मैप पे दे सकते हैं, ये आप सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक आपका भाबर का क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी चौड़ाई पश्चिम में 35 किलोमीटर है और पूरब में 4 से 5 किलोमीटर है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, अर्थात यहाँ कृषि नहीं हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाबर की जो विशेषता है ये आपको याद रखना होगा। भाबर का मैदान कैसे बनता है ये भी आपने देखा। भाबर का मैदान कैसा है ये आप जो है चित्र में देख करके देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ नदियां जो है लुप्त हो जाती है, क्योंकि पत्थरों के बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बहती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग तराई क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा भाबर के दक्षिण में तराई पड़ता है। तो यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में अवस्थित है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। तो नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद से हुआ है, और यही नदियां दोबारा फिर दिखती हैं। इसका विस्तार भाबर के समानांतर है, बिल्कुल समानांतर आप देख सकते हैं। यह समतल क्षेत्र होने के कारण यहाँ नदियां पुनः प्रकट होती है, नदियां यहाँ पर पुनः दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि जो भाबर में नदियां लुप्त जैसी दिखती हैं। वर्षा अधिक होने के कारण नम और दलदली क्षेत्र यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है चावल की खेती ज्यादा होती है, गन्ने की खेती ज्यादा होती है। अवसादी मृदा के कारण तराई क्षेत्र कृषि के लिए संपन्न माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत उपजाऊ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भारत के जैसे भौतिक विभाजन को किया गया है वैसे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो इनको हम मैप के आधार पर बताएंगे, विवरण देंगे, उदाहरण देंगे, और जिन क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए वहां बताएंगे। हो सकता है जैसे यहाँ तराई के बारे में पूछ दिया गया, भाबर के बारे में पूछ दिया गया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपसे जो उत्तर के जो मैदान है उसके बारे में पूछा जाए, या फिर हो सकता है पठारी भाग में पूछा जाए। तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम निष्कर्ष बता देंगे, और निष्कर्ष के आधार पर जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो याद रखना भाबर और तराई क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। वहाँ कई समस्याएं भी हैं, वो हम उसको भी हम जानेंगे, आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि तराई क्षेत्रों में क्या समस्याएं हैं, भाबर क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। तो इसको आगे हम बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में मृदा के वितरण को स्पष्ट कीजिए। अर्थात आपको पता होगा जैसे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये हमें बताना होगा। तो उत्तर प्रदेश की मृदा का हमें विवरण देना है इसके बारे में। तो लिखा है, मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की परत होती है जो चट्टानों के विखंडन और वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती हैं। मिट्टी में चट्टान के टुकड़े होते हैं और जो पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष होते हैं, इन्हीं सबसे मिट्टी का निर्माण किया जाता है। तो हम पहले क्या बताएंगे, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का हम मैप बना देंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक मैप बना देंगे और उत्तर प्रदेश का मैप बना करके हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी को दिखाएंगे। तो सबसे जो उत्तर में आपका भाबर क्षेत्र की मृदा जो अनुपजाऊ मिट्टी है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। फिर तराई क्षेत्र की मृदा जो बिल्कुल दलदली है, ये बताना है। फिर आपका जलोढ़ मिट्टी का जो आपका बिल्कुल बीच में है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। अगर हम मथुरा क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी उन क्षेत्रों का उनका फैलाव हो गया राजस्थान से, वहां पर हवाओं द्वारा उन मिट्टी में हमें मरुस्थलीय मिट्टी के कण दिखाई देते हैं। और आपका जो पठारी क्षेत्र आपका बुंदेलखंड है, वहां लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इतनी प्रकार की मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसका विवरण हमें देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को अगर देखते हैं, पहला आपका है भाबर मृदा। इसका निर्माण हिमालयी नदियों के जो है भारी निक्षेप से हुआ है, ये भी याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था। तो बड़े बड़े यहाँ जीवाश्म पत्थर पाए जाते हैं, मतलब गोल पत्थर पाए जाते हैं। जलोढ़ प्रकृति होने के कारण यहाँ का कंकड़ पत्थर और मोटे बालू युक्त मिट्टी होती है जो कृषि के लिए अनुपजाऊ होती है। दूसरा तराई क्षेत्र की मृदा है जो भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूं आदि की प्रमुख फसलें होती हैं और इसी क्षेत्र में हमारे यहाँ वन की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दलदली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ वन भी अधिक पाए जाते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में देखा होगा दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है जो गंगा और उसकी सारी नदियों द्वारा निर्मित है। बांगर, याद रखना, जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है जो पुराने जलोढ़ निक्षेप से होती है, और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है जो नवीन जलोढ़ निक्षेप होते हैं। तो जहाँ जिन क्षेत्रों में बाढ़ हमेशा आती है वहाँ पे खादर मिट्टी, जहाँ बाढ़ नहीं आती है वहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है। फिर उत्तर प्रदेश में एक बिंद जो क्षेत्र है आपका, जो मिर्जापुर सोनभद्र का क्षेत्र है, याद रखना, वहां पर प्रयागराज आदि क्षेत्रों में पाई जाती है कैसी मिट्टी, बिंद क्षेत्र की मिट्टी पाई जाती है जो बिल्कुल जो लाल मिट्टी का एक प्रकार है। यहाँ दाल, तिलहन, मोटे अनाजों की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, बुंदेलखंड की जो मृदा होती है वो लाल मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है। तो ये आग्नेय और कायांतिक चट्टानों से निर्मित होती है। काली मृदा या अधिक उपजाऊ होती है। याद रखना, जो आपका बुंदेलखंड है जो मालवा के पठार से सटा है, वहां पे कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में इटावा उटावा क्षेत्रों में। लाल मिट्टी जो मृदा, ये उर्वरक और सिंचाई के लिए उपलब्धता होने के कारण यहाँ गेहूं, चावल और बाजरा की फसलें उगाई जा सकती हैं जो बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है जो मालवा पठार से सटा हुआ है, बाकी यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अरावली मिट्टी। अरावली मिट्टी को हम कह सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। तो याद रखना, ये आगरा जिले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। चंबल और उसकी सारी नदियों द्वारा भी ये मिट्टी लाई गई है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मिट्टी का। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसके बारे में हमें अच्छे से याद रखना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो, फिर निष्कर्ष दे देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश भूगोल का जो पेपर है, जो भूगोल की जो टॉपिक है, उसमें मैंने आज जो है क्वेश्चन कराया है। इसी तरह के वीडियो मैं लगातार लाता रहूंगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग जो है एक एक टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।